नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। बदलाव के एक बाल पर उनका झंडा बुलंद तो है, लेकिन शोर ऐसा है कि मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जी हां, बात कर रहे हैं कांग्रेस के नए होने वाले निर्वाचित अध्यक्ष की। G23 से लेकर सारे देश में आवाज उठी है, इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी होगा। लेकिन सूरज उगते उगते जो बात आसमां पे छाई होती है, वही बात शाम ढलते ढलते जमीन पर आ गिरती है और जमा जोड़ के नाम पर अब 8 राज्यों की प्रदेश इकाई का हिसाब कांग्रेस में राहुल गांधी के मुनाफे का ऐलान करता है। तो बीजेपी फिर कहां चूकने वाली है? कांग्रेस की इसी अदा से चिड़ी बीजेपी ने इसे ड्रामा बता दिया। गुजरते दिनों के साथ चंद हफ्तों में कांग्रेस का अध्यक्ष तय होगा। उधर भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ते सैलाब के बीच राहुल गांधी को नौका में बैठते ही पतवार संभालने का ख्याल आता है तो वो शेर कह उठते हैं और उनके इसी शेर से कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाले नए अध्यक्षों के हौसले धराशायी हो जाते हैं। अब देखना यह है कि आखिर होता क्या है, क्योंकि सब कह रहे हैं ये कांग्रेस है, यहां सब गांधी का ही होगा। ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी अध्यक्ष अगर उनकी हामी है वो पहली चॉइस है, लेकिन अगर वो नहीं बनना चाहते तो इस तरीके का दबाव कांग्रेस को कमज़ोर करता है, बीजेपी के हाथों को ताकतवर करता है और बीजेपी को मौका देता है हमारे खिलाफ बोलने का। वो लोग जो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके के राजनीतिज्ञ हैं, देश की राजनीति को क्यों नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी बने बहुत अच्छा बनना चाहते, हमारे पास प्रियंका गांधी का ऑप्शन है, जिसकी जो मर्जी है वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। इलेक्शन अथॉरिटी ने जारी कर दी है श्री मधुसूदन मिस्त्री ने। अब उसमें जो भी चाहे पात्र हो, उसका चुनाव लड़ना चाहेगा वो नामांकन कर सकता है। जब नामांकन होगा तब स्थिति स्पष्ट होगी। उस पर कोई कयासबाजी करने की जरूरत अभी से नहीं है, इससे सामने आ जाएगी। नामांकन जो दाखिल करेगा उसके अनुसार हमारे डेलीगेट फैसला करेंगे। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक अनुशासित पार्टी है। तो शशि थरूर को अगर चुनाव लड़ना है तो गांधी परिवार से ठप्पा लगवाना ही पड़ेगा। ये बात होता है तय वही होगा जो गांधी परिवार करेगा। इसके अलावा वो ये भी बताएं कि 6 प्रदेशों ने शायद कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। तो असल में क्या है कि एक पूरा थिएटर हो रहा है कांग्रेस के अंदर, लोकतंत्र के नाम पर मजाक हो रहा है। अंततः तो वो प्रधान या अध्यक्ष हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासी जो खींचतान कह लीजिए, सियासत कहीं ना कहीं तेज हो गई है, क्योंकि सीधे तौर पर खबरों की अगर माने तो ये चुनाव अशोक गहलोत वर्सेस शशि थरूर होता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्ट ये है कि शायद इस बार गांधी परिवार से कोई नॉमिनेशन भरने ही ना आए। लेकिन इस खबर के बीच जो कांग्रेस में G23 से जुड़ा ग्रुप है वो भी एक बार फिर से अप्रत्यक्ष तौर पर सक्रिय हो गया है, क्योंकि गैर गांधी परिवार के बाद यदि कोई अध्यक्ष बनता है तो उसकी स्वीकार्यता कितनी होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच शशि थरूर की मुलाकात को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सोनिया गांधी से इसलिए मिलने गए थे ताकि वो उनसे अनुमति मांग सकें अध्यक्ष पद के चुनाव का नॉमिनेशन फाइल करने की। हालांकि कोई पुष्ट जानकारी इसकी सीधे तौर पर नहीं आई, लेकिन जो चर्चाएं दिल्ली से लेकर पूरे देश में चल रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि इस बार जो चुनाव है वो अशोक गहलोत वर्सेस शशि थरूर हो सकता है। और उसमें भी सीधे तौर पर अगर बात करें तो काफ़ी हद तक
चुनाव के समीकरण के मद्देनजर ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि शायद अशोक गहलोत ही अगले कांग्रेस अध्यक्ष हो सकते हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सीधा चलेंगे अपने 3 खास मेहमानों के पास और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। सीके ठाकुर साहब कांग्रेस के नेता हैं और साथ ही साथ नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले ठाकुर साहब, आप ही के पास आऊंगा। चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं, नॉमिनेशन में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। क्या अंदर की क्या रिपोर्ट है, क्योंकि अभी तक तो ऊपर की खबरें चल रही हैं। जी, आपने सही कहा कि तैयारी जोरों पर है और कांग्रेस इस बार एक नए अध्यक्ष का चुनाव भी करेंगे कांग्रेस के लोग जी मिलकर के जी। और सब आपस में क्या निर्णय ले रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कि 8 राज्यों में माननीय राहुल गांधी जी का नाम लिया है जी। देखिए, राहुल जी हमारे सर्वमान्य नेता है और जी। सब लोगों को लगता है कि राहुल जी हमारे नेता होना चाहिए, वो कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए, तो ज्यादा जो है हम लोग को एक मील का पत्थर साबित होंगे। लेकिन राहुल जी को यदि बनना होता, वो पिछले टर्म में वो नकारते नहीं और वो डिटरमाइंड है। मेरे ख्याल से, मेरा जो एक निजी राय है, वो पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि मैं अध्यक्ष न बनूंगा, मैं देश की राजनीति करूंगा और देश के लिए राजनीति करूंगा, देश के गरीबों के लिए, देश के उन लोगों के लिए जो आज मोदी सरकार के कारनामों से आहत है, पीड़ित है। तो वो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे कि हम अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक पोस्ट लेकर के हम यानी स्पष्ट तौर पर मान लें कि राहुल गांधी नॉमिनेशन नहीं करने वाले हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। मेरी व्यक्तिगत राय में बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी कर पाएंगे, क्योंकि उनको करना होता तो फिर वो पिछले 3 साल पहले वो नहीं कहते कि मुझे नहीं बनना है राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, एक चीज और बता दीजिए। एक सर्वमान्य नेता है। ठीक है ठाकुर साहब, एक चीज और बता दीजिए, अगर राहुल गांधी नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं या नहीं करने वाले, ऐसी आपको उम्मीद लग रही है, तो क्या गांधी परिवार से कोई और नॉमिनेशन भी आ सकता है? प्रियंका गांधी, देखिए, चूंकि एक पूरा परिवार है, सोनिया गांधी के नाम पर एक बार फिर से जी हमारे कांग्रेस एक पूरा परिवार है। माननीय सोनिया जी और प्रियंका गांधी जी, अशोक गहलोत जी, सारे सीनियर लीडर्स हैं और सब मिल करके वो तय करेंगे। उस समय नॉमिनेशन होगा, फिर वो देखेंगे कौन कौन करते हैं। आप देखिएगा, अभी तो हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते अब नॉमिनेशन में कौन कौन आता है और डेलीगेट्स किनको पसंद करते हैं, किनको वोटिंग करेंगे, ये सब देखने की बात है। अभी अब पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता इस पर। लेकिन जो भी होगा, इस बार कांग्रेस हिंदुस्तान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, इस देश को हानि कर रहा है, उससे जनता परेशान न होगी, जनता काफी राहत महसूस करेगी। ठीक है ठाकुर साहब, एक चीज और, अभी आपने खुद कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के पक्ष में जो प्रस्ताव पास हो रहे हैं, सवाल यह है कि आप ही के पार्टी के नेता हैं राशिद अल्वी जी, अभी हमने उनका बाइट भी सुनवाया आप लोगों को, और वो बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जब राहुल गांधी बनना ही नहीं चाहते तो क्यों बार बार प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, और ये किस तरह की राजनीति है? सीधा सवाल उठा रहे हैं वो तो प्रदेश की इकाइयों के ऊपर। नहीं, सवाल नहीं उठा रहे हैं, चूंकि प्रदेश की इकाई, मैंने क्या कहा, चूंकि उनको लगता है कि राहुल जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि राहुल जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल जी नहीं चाह रहे। तो मुझे लगता है कि इसी में अब राहुल जी भी कह सकते हैं कि नहीं, फलाना आदमी बनेगा, या फिर जो भी नॉमिनेशन आएगा उनको फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। उन्होंने तो कह दिया ना ठाकुर साहब, अभी आपने सुना, मैं आप कहते हो तो मैं दोबारा भी बाइट उनकी प्ले करवा सकता हूं। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब राहुल गांधी बनना ही नहीं चाहते तो रेजोल्यूशन क्यों पास कर रहे हो आप बार बार?
इतना तो प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश की बात है, उनको सबको पता है। जिस तरीके से आपको इस बात का अंदाजा है कि इस बार राहुल गांधी जी नॉमिनेशन नहीं करने वाले, इतने तो जिम्मेदार होंगे ना प्रदेश नेतृत्व के लोग। क्योंकि देखिए, प्रदेश नेतृत्व को लगता है कि हमारे नंबर 1 नेता राहुल गांधी, तो मैं उनको ही चयन करता हूं, इसलिए वो भावावेश ना करके वोटिंग कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे सर्वमान्य नेता हैं। फिर राहुल गांधी जो फैसला करेंगे वो देखा जाएगा, इसलिए वो कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। नहीं, ये ठीक है कि सर्वमान्य नेता हैं, या ये भी है कि गैर गांधी कोई अध्यक्ष आ गया तो उसके साथ तालमेल नहीं बनेगा, ये भी तो एक सवाल आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। कांग्रेस एक महापरिवार है और ऐसा कहीं कोई मतभेद नहीं है। वो बिल्कुल राहुल जी के साथ ताल से ताल मिला करके चलेंगे। देश के कल्याण के लिए सारे कांग्रेसी एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और वो कुछ भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। खेमचंद जी, आज आपकी पार्टी के लोगों ने भी बहुत चुटकियां ली हैं। मामला तो कांग्रेस का व्यक्तिगत है, अंदरूनी मामला है कांग्रेस का। देखिए, अंदरूनी है, लेकिन जब ये जगह मारते हैं कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं, तो उस पर बात करना भी जरूरी हो जाता है। किस तरीके की डेमोक्रेसी है? अगर चुनाव हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चुनाव हो रहा है, तो सोनिया गांधी जी से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? अगर आप चुनाव करा रहे हैं तो आपकी स्टेट यूनिट प्रस्ताव क्यों पास कर रहे हैं? तो आपकी स्टेट यूनिट प्रस्ताव पास कर, और वो भी चुनी हुई यूनिट नहीं है, वो सेलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है। तो नॉमिनेटेड बाय गांधी परिवार। अगर दरबारी प्रस्ताव पास कर करके बोल देंगे कि राहुल जी को ही बनना है, तो वैसे ही बना दो। तो फिर दिखावा क्यों कर रहे हैं? क्यों दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपके जितने भी प्रतिनिधि ट्रांसपेरेंसी के तहत सभी को वोट डालने का, इलेक्शन में भाग लेने का आप मौका दें। ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को देखें, इस तरीके के अपीजमेंट पॉलिटिक्स वो करते हैं। पादरी के पास जाते हैं जो कहता है कि भारत माँ हमें बहुत सारी बीमारियां दे देती है, इसलिए मैं चप्पल पहन के रहता हूँ। सिर्फ यीशु ही भगवान है, बाकी सब बेकार हैं, बाकी सब भगवान नहीं है। उनके पास जाके वो ज्ञान लेते हैं। अभी हमने देखा एक बच्ची बुरखे में, बच्ची मुश्किल से 10 साल की होगी, हिजाब पहना हुआ है, बुरखा, उनको हाथ पकड़ के वो अपनी यात्रा में ले जा रहे हैं। किस तरीके के अपीजमेंट है? ईरान में भी वहां पे हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां महिलाएं सामने आ रही हैं, हिजाब को जला रही हैं, और आप बुर्का और हिजाब को प्रमोट कर रहे हो। क्यों? आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी बच्ची को साथ में लेना, तो नॉर्मल ड्रेस में क्यों नहीं लिया? क्यों उसको बुर्के और हिजाब में लिया? ये अपने आप में दिखाता है कि अभी भी ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उसी की वजह से इनका जो आधार है वो और खिसकता जा रहा है। और ये डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते। इनके दरबारी लगातार प्रेशर बना रहे, लगातार ऐसा माहौल बना रहे नहीं कि भाई राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने तो बना दो। अभी भी तो उनकी माता जी अध्यक्ष है, पहले वो अध्यक्ष है, अब फिर बना दो, क्या दिक्कत है? फिर आप डेमोक्रेसी की बात मत करो ना। फिर आप मान लो कि आपके यहाँ पे राजशाही है और आपके यहाँ पे राजशाही के तहत ही काम होगा। राजशाही में एक ही परिवार मेन है और बाकी लोग जो है उनके दरबारी हैं, और दरबारी अपने राजा को अपीज करने के लिए, रानी को अपीज करने के लिए जो संभव होगा वो करेंगे। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश को आगे ले जाने के लिए नीति क्या होनी चाहिए, रोड मैप क्या होना चाहिए, सरकार के कंस्ट्रक्टिव कामों को सराहना है, विदेश नीति में सहयोग करना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक परिवार को बचाना है और उसी के तहत राजनीति चल रही है। तो ये सब लोगों के सामने है। ठीक है जी, ठीक है। नीरज जी, आज सवाल तो बड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो स्पष्ट संकेत दे ही दिए हैं, और संकेत ये भी हैं कि इस बार थरूर साहब ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर सोनिया गांधी जी से जो मुलाकात करके इसी बात की इजाज़त मांगी है। हालांकि पुष्ट खबर नहीं आई, लेकिन चर्चा जो है वो सब जानते हैं कि राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाएं होती हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए आशीष जी, अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो यह कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, उसका अपना एक आंतरिक मामला है, चुनाव कराना, अध्यक्ष बनाना और अध्यक्ष हटाना। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है जो भी कांग्रेस नहीं बोल पा रही है, क्योंकि अभी वो चुनावी मोड में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी की सरकार बनी है,
पिछले 8 साल में देश के समस्त परिवार को छोड़कर सिर्फ एक परिवार के पीछे पड़ी है। परिवारवाद की राजनीति अगर लिस्ट उठाकर देखा जाए तो इनसे बड़ा परिवारवादी भारत के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। यहां पर कांग्रेस के अंदर चुनाव होना उतना बड़ा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के बुनियादी समस्याओं से अवगत होते हुए भी देश के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए आप देखते होंगे कि सुबह जगने के बाद से रात को सोने से पहले तक देश के प्रधानमंत्री जी हों, जो भारत के प्रधानमंत्री कम और भाजपा के प्रचारक ज्यादा तौर पे नजर आते हैं, और इनके प्रवक्ता सभी लोग कांग्रेस के ही पीछे और राहुल गांधी के पीछे तमाम उन चीजों को लेकर घूमते हैं जिससे कि देश का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर स्पष्ट यह होना चाहिए कि आप सरकार में हैं, आपके पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, क्या उसके चुनाव प्रक्रिया की जो स्थितियां होती हैं क्या उस पे कभी आप चर्चा करते हैं? आप ये बताना चाहेंगे कि हाल के दिनों में राजनाथ सिंह जी के बाद गडकरी जी हुए, राजनाथ सिंह जी हुए, या आपके अमित शाह जी हुए, फिर हटाकर जेपी नड्डा जी हुए, किन किन प्रक्रियाओं का पालन करके ये लोग अध्यक्ष बने हैं? आप ये बताइए कि जितना कांग्रेस के अंदर घुसने का प्रयास आप कर रहे हैं, पहले अपने घर में दिया जला लीजिए, अपने लोगों के अध्यक्षीय जो प्रणाली है उसके बारे में स्पष्ट कर दीजिए। स्पष्ट नहीं हो सकता है, आप कांग्रेस को चुनाव लड़ने दीजिए, शशि थरूर जी हो, अशोक गहलोत जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, होने तो दीजिए। राष्ट्रीय पार्टी राजनीतिक पार्टी है। देश की वर्तमान स्थिति को देखिए, जिसके लिए देश की 45 से 48% आबादी ने आपको वोट देकर सत्ता में लाया है। आप हर एक चीज का इवेंट करने का प्रयास करते रहते हैं। इस इवेंट से कुछ नहीं होना जाना है। और एक चीज और, खेमचंद भाई हमारे एक सम्मानित भाई भी हैं, कई हम लोग अनेकों डिबेट भी साथ में किए हुए हैं, लेकिन आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप और आपके ऊपर नीचे जितने भी नेता हैं, कांग्रेस या अन्य दलों को प्रमाणित करने का काम बंद करें कि किसका स्तर घट रहा है, किसका स्तर बढ़ रहा है। यह सब चीजें देश की जनता के लिए है। चुनाव जीत जाना और जनता के दिलों में राज करना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इस चीज को भी जानना, अगर हम लोग जनता के बीच में हैं तो जानना जरूरी है। आशीष भाई, यहां पर जो चीजें चल रही है, दिग्भ्रमित है भारतीय जनता पार्टी। एक विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस है और एक व्यक्तिवाद की धारा वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक इकलौती ऐसी पार्टी है कि देश के अंदर 10 से 11% हर जगह वोट पाती है, जो कि कांग्रेस के नाम पे वोट पाती है, न कि राहुल गांधी के नाम पे पाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लेकर अब तक ग्राम पंचायत का चुनाव भी किसी प्रदेश में हुआ है तो यही बोला गया है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इससे क्या आप स्पष्ट करना चाह रहे हैं? व्यक्तिवादी धारा की पार्टी, स्वघोषित राष्ट्रवादी की पार्टी, या दूसरा अगर कोई सवाल पूछे सरकार से तो वह राष्ट्रद्रोही और यह राष्ट्रद्रोही प्रमाणित करने वाली पार्टी, ये सब चीजों से थोड़ा बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और इतना मैं नहीं मानता हूं कि उतना जरूरी कांग्रेस के अध्यक्ष पे डिबेट करना नहीं है या भारतीय जनता पार्टी को आवाज उठाना नहीं है। आप आवाज उठाइए कि तमाम देश में जो समस्याएं चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं राहुल गांधी जी, भाई कांग्रेस के लिए अच्छी है, देश की जनता में भी एक अच्छा संदेश जा रहा है। यह भी जा रहा है कि नहीं, 8 साल में पहली बार कांग्रेस ने महंगाई और तमाम चीजों को लेकर मुद्दा उठाया और आवाज उठाया। लेकिन यह भी 100% फैक्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी अगर किसी नेता से डरते हैं तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी से ही डरते हैं। राहुल गांधी कुछ है ही नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, आप ही के शब्दों में, तो दिन भर आप उन्हीं का माला क्यों जपते हैं? परिवारवाद, नेहरू, अरे परिवारवाद। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो अनर्गल बातें करते हैं तो जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आप देख रहे हैं, जब सेवा सप्ताह चल रहा है, हम हमारे जो सेवा कार्य हैं, हमारे जो अच्छे कार्य हैं, हमारे जो पॉजिटिव कार्य हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के, हम उनको प्रस्तुत कर रहे हैं।
हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री ने क्या किया, वो हमारे ठीक है, कृषि वो मंत्रालय ठीक ने है, क्या किया। आपकी सरकार तो हम और लोग- उसके विभागों ने क्या क्या किया वो आप सब कर रहे हैं, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी के अंदर क्यों नहीं कोई चुनावी प्रक्रिया होती जिस तरीके से कांग्रेस में हो रही है। जनता पार्टी में तो हर 3 साल में होती है। अभी हमारे मित्र को शायद जानकारी नहीं है। अभी उन्होंने बताया कि आप ये देखिए, बोलिए जब नीरज से जी, सोनिया एक मिनट गांधी में जी नीरज जी कुछ अध्यक्ष हैं बोलना चाह रहे कांग्रेस हैं, बोलिए की, नीरज तब से जी। हमारे 6 से 7 अध्यक्ष बदल चुके हैं। खेमचंद भाई बहुत लंबा मत जाइए। अभी हाल ही में जेपी नड्डा जी बने हैं। हाल ही में जेपी नड्डा जी बने। आप ये बताइए कि अमित शाह जी को हटाने का कारण क्या था और जेपी नड्डा जी किस प्रक्रिया के तहत बनाए गए हैं। आपको याद होगा, मुझे याद है कि जब ये अमित शाह जी अध्यक्ष थे पहली बार, जब 2014 में बनाए आए थे, तो उस समय जेपी नड्डा जी का नाम बहुत जोर शोर पे चला था उस समय। उसके बाद ये चले गए थे नेपथ्य में, लेकिन तत्काल में भी बनाए गए हैं। तो किस प्रक्रिया के तहत बनाए गए हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक, आम जनता या कह लीजिए आपका सपोर्टर, इस तौर पे मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर ऐसी कौन सी, भाजपा के अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रिया का निर्वहन होता है। आप सुन लीजिए, आपने सवाल किया है, फिर दोबारा आपने रिट्रीट किया है। अब आपसे अनुरोध है कि सुन लें। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल में चुनावी प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी में हर 6 साल में हमारी जो प्राइमरी मेंबरशिप है उसकी ड्राइव होती है। प्राइमरी मेंबरशिप के बाद हमारे यहाँ पे एक्टिव मेंबर बनते हैं। एक्टिव मेंबर हमारी जो लोकल इकाई होती है, जिसको समिति बोलते हैं, उसको चुनते हैं और समिति के माध्यम से हमारा मंडल बनता है। मंडल से जिला बनता है, जिला से प्रदेश बनता है और प्रदेशों से हमारा नेशनल टीम का गठन होता है। अब जब आप बात करते हैं अमित शाह जी के बाद नड्डा जी का, वो पहले इंटरिम प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद जब 3 साल खत्म हो गए, चुनावी प्रक्रिया हुई। अब हमारे यहाँ पे जब सर्वसम्मति से हो रहा है, सर्वसहमति से हो रहा है, तो एक ही व्यक्ति ने अपना जो फॉर्म है अध्यक्ष के लिए वो भरा और वो अध्यक्ष बन गए। पूरे प्रोसीजर को अपनाया गया। हर साल अपनाया जाता है, हर 3 साल में अपनाया जाता है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। इसलिए जब से श्रीमती इंदिरा गांधी जी अध्यक्ष हैं, देखिए 6 से 7 अध्यक्ष हमारे बदले, हर 3 साल में प्रक्रिया होती है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार से ज्यादा, पहले तो एक ही बार होता था, फिर अमेंडमेंट हुई, 2 बार से ज्यादा लगातार रह भी नहीं सकता। लगातार हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। और जो भी अध्यक्ष बना है, उनके पिताजी, चाचा जी, नाना जी, कोई पार्टी में बहुत बड़े नेता नहीं रहे, सब जमीन से आए। आप नितिन गडकरी जी को देखिए, राजनाथ जी को देखिए, आप अमित शाह जी को भी देखिए, किसी को भी देखिए जो अध्यक्ष बने, ये सब अध्यक्ष बने, सब जमीन से आए। हमारे यहाँ पे लगातार प्रक्रिया होती है। हर 3 महीने में हमारे यहाँ पे नेशनल जो हमारी टीम है वो बैठती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है, वो प्रदेश में रिपीट होती है, जिले में रिपीट होती है, मंडल तक रिपीट होती है। तो हम हर लेवल पे संवाद भी करते हैं और संवाद के साथ साथ हम हर लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं और वो फीडबैक नेशनल लेवल तक जाता है। हर लेवल पे हमारे यहाँ पे प्रस्ताव पास होते हैं। ठीक है नीरज जी, क्या कह रहे हैं? एक बार मैं नीरज जी की बात जोड़ लूं जी, इसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता। बस यही कहना चाह रहा हूं कि खेमचंद भाई जो बता रहे हैं, आप उस पर मैं सहमत हूं कि आपकी एक चुनावी प्रक्रिया वाले का निभाने का एक आपकी पार्टी का एक है, उस पर चलाते हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस आपकी प्रक्रिया का पालन करके ही राष्ट्र में सत्ता में रहे या देश के अंदर पार्टी कहलाए? आप जब अपनी प्रक्रिया पे इतनी चर्चा नहीं कर पाए तो दूसरे के घरों में ताक छांक करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं भाई? आप इतना चर्चा कर रहे हैं, सुन लीजिए, अगर आप तो सबसे भटक रहे हैं आशीष भाई, फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। बात है क्या डेमोक्रेसी का सम्मान किया जा रहा है? सबसे क्या वहाँ पे राजतंत्र है या नहीं है? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब देश के सामने पार्टियों के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो उनका बिहेवियर कभी भी सत्ता में आने के बाद सत्ता चलाने के लिए भी डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, खेमचंद जी और नीरज जी, आप दोनों के पास आऊंगा क्योंकि ठाकुर साहब के पास भी मुझे जाना है। ठाकुर साहब मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर साहब, एक सवाल है, क्या जो गैर गांधी अध्यक्ष होगा पार्टी के बाकी नेता स्वीकार करेंगे? सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब चाहूंगा। निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। और पार्टी, देखिए हमारी पार्टी जो है टूटी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वह प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को
लोभ लुभावना दे करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके इस देश की राजनीति को बिगाड़ने का काम किया। जहां जहां हम सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये दो आदमी, आज भारतीय जनता पार्टी को दो ही आदमी चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के घर में जब तक फाइल नहीं जाएगा, कोई दूसरा मंत्री बोलते ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। जो कुछ पूछना है नरेंद्र मोदी से पूछो, कम से कम यहां तो नहीं है वैसा, वहां फाइल लेकर के काम करके कहते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन आप देखेंगे कि अमित शाह जी के लड़के आज बीसीसीआई के चेयरमैन बने, ना तो कभी क्रिकेट खेला, ना क्रिकेट के बारे में सी जानता है, और उस आदमी को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। मिस्टर ठाकुर जो अभी देश में मंत्री हैं, उनके पिताजी हिमाचल प्रदेश से आते थे और वो भी बीजेपी के, ये कह रहे हैं कि हमारे नेता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अभी आई है तो उनके बच्चे फिर देखिएगा कि आएगा। पंकज सिंह जी राजनीति कर रहे हैं, वो भी विधायक है, तो परिवारवाद तो है ही हर जगह। अब नरेंद्र मोदी जी को बाल बच्चा है तो कौन राजनीति करेगा? लेकिन अमित शाह का बेटा राजनीति में आया और भी लोगों के बेटा राजनीति कर रहे हैं, तो ये परिवारवाद केवल, देखिए नीरज भाई ने ठीक कहा कि राहुल गांधी जी से माननीय मोदी जी को अभी इतना डर लग रहा है कि दिन रात उन्हीं की माला जपते हैं। अब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को ये पानी पी के पार्लियामेंट में गाली देने का काम किए। यही राजनीति है क्या? देश के प्रधानमंत्री का यही काम है क्या? उन्होंने पार्लियामेंट में जो बातें कही पूरी जनता देख रही है। प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक काम है, दिन रात भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना, मुसलमान और हिंदू को लड़ाना। ठीक है, थोड़ा सा भटक रहे हैं, मैं वापस आऊंगा ठाकुर साहब, पैदा करना। मैं ठाकुर साहब वापस आऊंगा, क्योंकि सवाल जो था उसमें एक बात और है। लगातार जो आपके विरोधी दल हैं वो एक चीज़ और कह रहे हैं कि राहुल गांधी भले नॉमिनेशन फाइल करें ना करें, भले गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बने ना बने, लेकिन चाबी जो है वो गांधी परिवार के हाथ में ही रहने वाली है। नया आदमी तो अगर कोई और आएगा गैर गांधी परिवार से तो वो सिर्फ रबड़ स्टैंप ही होगा। सीधा सीधा ये सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जो अपने घर में जिसका घर जो है, अपना घर को पहले देख लेना। नड्डा जी अमित शाह के अलावा कुछ जानते हैं क्या? मोदी जी जो कहते हैं उसके अलावा कुछ बोलते हैं क्या? कुछ भी नहीं। तो वो अपने हिसाब से वो देख रहे हैं। राहुल गांधी जी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, सारे सब मिला करके एक दूसरे से वार्ता करके, देश की राजनीति है और कहाँ क्या करना है सब मिलजुल के काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो रबर स्टैंप पर काम करेंगे, वो देश के लिए देश हित में काम करेंगे। देश के अन्य जगहों में, सभी राज्यों में क्या क्या निर्णय लेना है, कहाँ अध्यक्ष बनना है, कहाँ क्या करना है। और एक बात, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, जब इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी की रचना, कोई पार्टी बनती है तो उसमें सारे में है संविधान को फॉलो करना है, आपको आंतरिक चुनाव में जाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को लोग भले डायरेक्ट नहीं करता है, लेकिन उसको ऑन पेपर सब लोग करके ही फाइल करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनते हैं। अरे ठाकुर साहब, आपको नहीं लगता कि अगर कोई गैर गांधी नेता जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है तो कहीं ना कहीं जो पावर है वो पावर सेंटर दो बन जाएंगे? क्योंकि गांधी फैमिली को तो फिर भी, चाहे आप मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव होना है, किसी उम्मीदवार कोई बनने का इच्छुक है नेता आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ और उसको टिकट तक के लिए आना है, तो वो कहाँ दोनों जगह उसको तो शायद मुझे लगता है कि अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। जो प्रदेश का नेतृत्व है, आज भी होता है, प्रदेश का नेतृत्व है वो चुन करके लोगों को भेजते हैं, जो जिला का अध्यक्ष है। नहीं, प्रदेश नेतृत्व की मैं बात कर लेता हूँ, मैंने खाली सिर्फ ये विधायक की टिकट की बात नहीं की, मुख्यमंत्री का भी अगर कल को कोई रेस में है तब वो तो ऊपर से ही चुना जाएगा ना। नहीं, ऊपर से नहीं होता है। जो प्रदेश से आएगा चुन करके उनके लिए आएगा, वहां का डेलीगेट चुनेंगे। चन्नी साहब का नाम किसने, चन्नी साहब का ऊपर से कहां से? ऊपर से अभी पंजाब में हाल ही में लास्ट स्टेट तो था जहां पर हमने सबने देखा क्या हुआ। कैप्टन साहब के जाने के बाद सुनील जाखड़ जी का नाम आता है, अंबिका सोनी जी का नाम आ जाता है। अंबिका सोनी जी कह देते हैं जबकि मैं नहीं बनूंगी, लेकिन किसी सिख को ही बनाया जाए, तो चन्नी साहब का नाम आता है। राहुल गांधी जी खुद पहुंचते हैं चंडीगढ़ और खुद जो है वो शपथ सेरेमनी में रहते हैं। तो ये सारी चीजें तो जग जाहिर है। देखिए, चन्नी साहब भी हमारे जो अनुसूचित
जाति के एक अच्छे लीडर थे और पंजाब में एक डिमांड था कि अनुसूचित जाति के लोग वहां पे मुख्यमंत्री बने और वहां का जो एमएलए था उन्होंने चुन करके कहा चन्नी साहब को बनना है, राहुल जी को, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व से लोगों को जाना था तो जाकर के घोषणा किया, लेकिन वहां के एमएलए ने उनको चुना था। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। नीरज जी, एक और सवाल अहम है, लगातार जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, तो इस बीच काफ़ी बिंदु लगातार सामने आ रही हैं। एक चीज़ और सामने आई है, हालांकि वो विपक्ष से जुड़ी बात है, क्योंकि विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता और ये कह रहा है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अब नेतृत्वहीन हो चुकी है, नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नेता नहीं बचे हैं। देखिए आशीष जी, मैं अभी 10-15 मिनट पहले ही बोला था, कांग्रेस आज ही नहीं पहले और आने वाले दिनों में ही ऐसी एक पार्टी रहेगी कि जो कि अपने नाम पर वोट पाएगी, नेता के नाम पे वोट नहीं पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी सोच और व्यक्तिवादी नेतृत्व वाली पार्टी है। अब एक चीज अब आपको और बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में स्थापित कर गई थी। उसका कारण यह था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताती रही और भारतीय जनता पार्टी उसे मजबूत करके अपने को और मजबूत करती रही। लेकिन एक हाथ ले एक हाथ दे वाली कहानी है। यहां पर फिर देश की जनता ने इनको देख लिया, इनके सामने कोई और विकल्प ही नहीं है, मजबूरी में ही। पहले ये कांग्रेस को अपने पिच पे खिलाते थे और कांग्रेस के पिच पे ये पहुंच रहे हैं और ये कांग्रेस की कमियों को गिनाना शुरू कर दिए हैं। उसका आपने देखा प्रमाण क्या रहा कि अभी पिछले महीने ही देखा गया तो दिल्ली के अंदर जो कार्यक्रम हुआ और देश के अंदर उसकी चहल पहल मच गई। एक चीज तो कहना पड़ेगा, इसको राजनीतिक विद्वेष से हटाकर अगर स्पष्ट कहा जाए या क्लियर है कि राहुल गांधी के द्वारा आज तक पिछले 8 सालों में जो भी प्रश्न उठाए गए हैं, लोकसभा में हो या बाहर हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी उसे हास्यास्पद स्थिति में ला दी हो, लेकिन वस्तु स्थिति यही रहा है कि देर सवेर वही सत्य हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उसे बैकफुट पे आना पड़ा है। तो देश की जनता अब कांग्रेस की तरफ रुझान कर रही है, क्योंकि नई नवेली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते हैं कि नई नवेली पार्टी है, इसलिए नई नवेली है कि ये लोग सम्माननीय अटल जी के कार्यकाल 13 दिन 13 महीना और 5 साल लगभग 6.25 साल को ये भूल जाते हैं, नकार देते हैं। अगर राजनीतिक लोग देखें या राजनीतिक विश्लेषक या मीडिया भी उठाकर देखे तो वो वाला कार्यकाल इनके कार्यकाल से बहुत बेहतरीन था। लेकिन अब तो दिखा दिया गया है कि मोदी जी से सवाल पूछा जा रहा है भैया तो देश का विरोध हो जा रहा है। मोदी जी देश से जोड़ दिए गए हैं और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं वो मोदी जी उनको अनाप शनाप बोलने के लिए बैठा दिए गए हैं। तो कांग्रेस को ये मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस आने वाले समय में मजबूत स्थिति में आ रही है। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं आपके सारे सवालों का जवाब लूंगा। फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा चलेंगे अपने 3 खास मेहमानों के पास। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के, उसको लेकर जो आज के दिन सियासत चल रही है वो किस ओर जाकर रुकेगी। खेमचंद जी, नीरज जी जो सवाल उठा रहे थे, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि आप उनका जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर नीरज जी को लगता है कि इस तरीके से कांग्रेस मजबूत हो रही तो होती रहे। पिछले 8 साल में किस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को सामने लोगों के रखा है, किस तरीके से उनको नुकसान हुआ है। अगर नीरज जी को लगता है कि वो रास्ता अच्छा है तो ठीक है, हम तो खुश हैं, चलते रहे ऐसे ही। हम अपना काम कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं और हमारी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन जब वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बस परंपराओं की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की बात करते हैं, तो जरूर हमें जवाब देना पड़ता है कि विपक्ष के नाते वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। पहले वो सत्ता में रह के उन्होंने सत्ता का रोल नहीं प्ले किया, और वो विपक्ष की भी ड्यूटी नहीं अपना पा रहे हैं। विपक्ष का काम है कंस्ट्रक्टिव तरीके से सपोर्ट करना। जहाँ पे गलत है वहां विरोध करो, जहाँ सही है वहां पे समर्थन करो और सजेशन दो।
अल्टरनेटिव रूट, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सजेस्ट करो। सिर्फ मात्र क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करना है, बिना बिना डेटा के साथ क्रिटिसाइज करना है, बिना लॉजिक के साथ क्रिटिसाइज करना है, तो उससे लोग आपसे कन्विंस नहीं होंगे, बल्कि लोग आपसे करते जाएंगे, और वही हो रहा है। दूसरा, आप लोगों को बोलोगे कि डेमोक्रेसी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो भी दिखता है। इस तरीके से स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किए हैं, अब वो सब के सब नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेटेड बाई या तो राहुल गांधी हैं या नॉमिनेटेड बाई सोनिया गांधी जी हैं। वैसे तो सबके सब तीनों लोग ही मिलकर करते हैं, प्रियंका जी, राहुल जी और सोनिया जी। अब नॉमिनेटेड लोग रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाए, तो इसको क्या बोलेंगे? साफ साफ है, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए जो दरबारी होते थे वो गीत गाते थे, उनके कसीदे गाते थे, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा लगे कि उनसे कोई अच्छा नहीं है, बड़ा नहीं है, और वही अपना कंटिन्यू करें। वैसा ही चल रहा है। ऐसा ही यदि डेमोक्रेसी है इनकी नजर में तो चलता रहे, लेकिन देश के लोग उस डेमोक्रेसी। ठीक है, ठाकुर साहब से जवाब ले लेते हैं। ठाकुर साहब, ये लगातार विपक्ष कह लीजिए या आपके विरोधी दल कह दीजिए, ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आज भी एक बयान आया जिसमें ये कहा गया कि जिसको अध्यक्ष बनना है, जिसको अध्यक्ष बनने की इच्छा है, सबसे पहले गांधी परिवार से ठप्पा लगवाना पड़ेगा, गांधी परिवार के नाम का। तो ये ठप्पे वाली जो बात है और ये बार बार दरबारी का जिक्र हो रहा है, क्या ये वाकई में ऐसी भी स्थिति है कोई आंतरिक तौर पर? ये जो है ना आशीष भाई, ये आरएसएस विश्वविद्यालय का ये लोग पाठ पढ़े हुए हैं। आरएसएस के विश्वविद्यालय से जो छप करके आता है उसी को ये लोग हर जगह तोते की तरह बकते रहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश को जहां ले जाकर इन्होंने गिरा दिया है। आप देखिए कि गौतम अडानी वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट हो गया, माननीय मोदी जी के मित्र हैं। और एक तरफ जनता को आप देखेंगे, जनधन की योजना लेकर के, नोटबंदी को लेकर के, देश के सारे पैसे को, मतलब जो मजदूर अपने घर में डब्बा में रखता था 2-4 पैसा, उस पैसे को भी इसने बैंक में तो घुसा दिया, लेकिन बैंक की क्या स्थिति कर दिया, अडानी को, अंबानी को लोन दे करके, लोन माफ करके, ये सब प्रक्रिया से आज देश जिस जगह चला गया है, आज देश इसको माफ नहीं करने वाली है। आप कितना मुसलमान में लाएंगे? देखिए, आप इस पर ध्यान दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति क्या है। राहुल जी, सोनिया जी या प्रियंका जी इस देश के वो भी नागरिक हैं। यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते भी हैं तो ये 3 आदमी 3 पार्लियामेंट सीट पर लड़ेंगे चुनाव। रेस्ट तो इसी देश के लोग सब कोई लड़ेंगे ना, इसी जगह के लोग लड़ेंगे सब कोई। जो आप कह रहे हैं गांधी परिवार है तो क्या दिक्कत है? यदि राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो इसमें दिक्कत कहां आती है? ये हमारे लीडर हैं और वो ठीक से चलाएंगे। लेकिन राहुल जी की इच्छा है, वो 3 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा। अब लोगों की भावना है कि नहीं, राहुल जी आप ही बनिए। तो ये क्या होगा ये समय बताएगा। लेकिन देश के लिए मंत्री अमित शाह जी और खेमचंद भाई, आप लोग सोचिए कि देश का जो कैपिटल है, 2 कंपनी के जो गुलाम हो गए देश पूरी तरह से। जो 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1601 में, आज से 200 साल में 200 साल हम लोग गुलाम रहे थे, लेकिन वो कंपनी व्यापार करने आई थी और व्यापारी को मोदी जी ने पूरा देश सौंप दिया। आज अडानी जो कहते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं ठाकुर साहब, ठीक है, मेरा एक सवाल और है, मैं आ रहा हूं खेमचंद जी आपके पास भी। शशि थरूर जी क्या सोनिया गांधी जी से परमिशन लेने गए थे कि नॉमिनेशन फाइल करें या ना करें? देखिए, पार्टी के लीडर हैं, इसी बात पे ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं निकल करके कि मैं सोनिया जी से मिलने के लिए गया था और पार्टी में अध्यक्ष बनने के लिए गया था। एक औपचारिकता मुलाकात है, मुलाकात करने जाते ही है लोग। अब लोग क्या कयास लगा रहे हैं तो क्या कहेंगे, क्योंकि अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आप क्या बात किया, नहीं किया, तो उन्होंने कहा मैंने कोई बात नहीं किया, एक मुलाकात थी। तो इसको अदरवाइज नहीं लेने की जरूरत है जी। ठीक है, नीरज जी, 38 साल तक गांधी परिवार से अध्यक्ष रहे हैं, जबकि 35 साल गैर गांधी परिवार के। कार्यकाल तब भी गांधी परिवार का ही ज्यादा है, और अभी भी ज्यादातर कांग्रेस से जुड़े नेता यही चाहते हैं कि गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष आए। जी,
देखिए आशीष भाई, ये तो एक अच्छा संस्कारिक परिवार जो होता है उसका एक सिद्धांत तो होता है, भारत गांवों का देश है और गांवों से जुड़े हुए अधिकतर लोग हैं। अब जिस परिवार में जिस व्यक्ति का जितना बड़ा योगदान होता है उसको उतना महत्व दिया जाता है। अब आइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं से गलत नहीं है, इसको तो मैं मान ही नहीं रहा। क्यों नहीं मान रहा कि सबसे ज्यादा योगदान देने वालों को, जैसे कि लाल किशन वाणी जी हुए, मुरली मनोहर जोशी जी हुए, अभी हाल में आपने देखा कि देश के अंदर भारत की सरकार का 8 सालों में अगर किसी का विजन दिख रहा है तो सिर्फ नितिन गडकरी जी का दिख रहा है, उनको भी ये किनारे कर दिए। तो ये अपने स्तर पे बहुत बढ़िया है, इनका फंडा है, किसी पे डंडा उठाए रहो। तो कांग्रेस में अगर गांधी परिवार का योगदान है तो अगर जाते हैं लोग वहां पे अनुमति लेने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, ये तो परिवार का संस्कार होता है। इस पर असंस्कारी लोगों को आवाज उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर आपको सम्मान देना है तो अडवाणी जी को ले आकर सम्मान दीजिए। आपने मुरली मनोहर जोशी जैसे एक अच्छे और सुयोग्य व्यक्ति को एमएचआरडी मिनिस्ट्री न देकर आपने किसको दिया था? एमएचआरडी मिनिस्ट्री का मंत्रालय आपने स्मृति ईरानी जी को दे दिया था। यह सब चीजें भारतीय जनता पार्टी में चल सकती है। चल चरित्र चेहरे की बातें बंद कमरे में होती हैं, बाहर में कुछ नहीं दिखता है। तो इन सब चीजों को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अपने पे बहुत बेहतर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए गए सवाल या जो भी चीजें, उससे इधर उधर दिग्भ्रमित होने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता की जिम्मेदारी होती है। अभी खेमचंद भाई कह रहे थे कि विपक्ष सवाल नहीं उठाने देता है। यह पूर्ण बहुमत की सरकार अगर यह आवाज उठाए कि विपक्ष सवाल नहीं उठाने दे रहा है, इस सवाल उठा रहा है, पूरा करने नहीं दे रहा है काम, तो कहीं ना कहीं सत्य है कि सरकार अपनी नीतियों में फेलियोर है। फेलियोर सरकार ही रोना रोती है, काम नहीं करती है। यह ऐसी फेलियोर सरकार है कि अनेक प्रदेशों में जहां जहां इनकी सरकार है वहां पे धरना प्रदर्शन पे भी पाबंदी लगा दिए हैं। 2014 से पहले आप देखते थे कि रोज इनका डफली उठा करता था, अपनी डफली अपनी राग बजाते रहते थे और चिल्लाते रहते थे। लेकिन इनको आप बोलते रहिए, दूसरे में उंगली करेंगे। इनको आप जो मन करे कहिए, दूसरे के चार दीवारी पे चढ़ के झांकेंगे ही झांकेंगे। तो झांकते रहें। समय, पैसा और महानता खेमचंद भाई स्थिर नहीं रहता है। आप ये बताइए, देश की एक सबसे जो समस्या है, मार्च 18 में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी राजस्थान से कुपोषण मुक्त भारत का नारा उठाए दिए थे कि 22 में कुपोषण मुक्त हो जाएगा, और विश्व में 29% सबसे ज्यादा कुपोषित हमारे देश में ही है, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पूरा माह 1 हफ्ता चलता है कुपोषण पे। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक बार इस पे बोले हैं कि 22 में कुपोषण मुक्त होंगे कि नहीं होंगे? समरकंद कार्यक्रम में गए थे। क्या उनका कर्तव्य देश की जनता के सामने आकर यह बताने का नहीं बनता है कि वहां पर कार्यक्रम मीटिंग में क्या हुआ है? भारतीय जनता पार्टी, मैं जवाब ले लेता हूं। थोड़ा सवाल पूरा हो लेने दीजिए आशीष भाई। क्या देश की जनता के सामने उनका नैतिक कर्तव्य नहीं है? देश की जनता ने केवल विश्वकर्मा के लिए आपको चुना हुआ है? नहीं, विश्वकर्मा के जन्म के दिन आपका जन्मदिन बनेगा विश्वकर्मा के रूप में, लेकिन देश की जनता के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी आप समझिए। खेमचंद जी, देखिए, मेरे को हंसी आती है और थोड़ा दुख भी होता है। मेरे प्रिय मित्र सीनियर एनालिस्ट हैं और एक कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, और कुछ चीजों पे वो थोड़ा हल्की बात कर रहे हैं। तो विदेश नीति की बातें क्या पब्लिक में आके मीडिया को ब्रीफ की जाती? जो करनी होती है वो तो कर दी पब्लिकली। भाभी प्लीज सुन लीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। क्या क्या आप लाए, क्या वहां जाकर आप दिए, किस लिए जनता भेजी थी? भाई मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए। जो पब्लिक को बताना था पब्लिकली बताए, वो ब्रॉडकास्ट भी हुआ। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या रशियन प्रेसिडेंट को बोला, वो सबके सामने। हमारा क्या स्टैंड था, वो सबके सामने आया। अब जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पार्लियामेंट में बतानी होती है, पार्लियामेंट में बताई जाएंगी, या 1-to-1 मीटिंग में अपने जो लीडरशिप होती है, विपक्ष की लीडरशिप है, उसमें ब्रीफ की जाती है। आप क्या चाहते हो कि जो सीक्रेट चीजें हैं, जो स्ट्रेटजी की चीजें हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में बताई जाए? ऐसा कभी नहीं होता, किसी की भी सरकार रहे।
चाहे हमारी सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। तो फॉरेन पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं, एक पब्लिक वाला पार्ट ऑलरेडी बता चुके हैं, आऊंगा अभी नीरज दूसरा जी आऊंगा। कुछ ऐसा पार्ट है जो पब्लिकली नहीं बताया जाता, पार्लियामेंट में बताया जाता है, अपने सारे पार्लियामेंट्रियन को या मैं लीडर्स को बताया जाता है, पहले भी ब्रीफ करते हैं, अभी भी ब्रीफ करेंगे। दूसरी बात, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के हित में काम कर रही है। आप देख रहे हैं लगातार हर एक व्यक्ति हमारा खाना खाए, भरपेट खाना खाए, उसकी व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने करी, पहले किसी भी सरकार ने नहीं करी। उसी की वजह से गरीबी रेखा से भी लोग ऊपर आए हैं, कुपोषण भी कम हुआ है, भूखे लोग जो रहते हैं वो भी कम हुए हैं। मल्टीपल स्टडीज ने बताया, पूरे विश्व में लोगों ने बताया है। तो आप कुछ आंकड़े रिलेट करिए, ये काम आदरणीय मोदी जी ने किया। कोई भूखा नहीं सो रहा है, सबके पास। अब गांव में जाइए, लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है, वो खरीदना नहीं पड़ रहा है। इवन वो अपने जानवरों को, गाय को, भैंस को भी उस अनाज में से खिला रहे हैं और उससे बेटर लाभ ले रहे हैं कि उनको अच्छा दूध मिलेगा। आप कहीं भी जाइए, आपको पता चलेगा, देखेंगे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, अब आपने बात करी नितिन जी की, नितिन जी मिनिस्ट्री में है, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। अभी भी उनके प्लानिंग्स हैं, अभी भी उन्होंने लोगों के सामने रखा है किस तरीके से मैं टोल फ्री हाईवे बनाना चाहता हूँ। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर और नितिन जी ने मिलकर अभी बड़े सम्मेलन को एड्रेस भी किया है, नई नई नीतियों को लोगों के सामने रखा है, देश के सामने रखा है। हमारे यहाँ पे बहती हुई गंगा है, जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, लेकिन किसी की भी जिम्मेदारी फिक्स नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार ये नहीं कह सकता भारतीय जनता पार्टी में कि उसकी बापोती हो गई, अब उसी का राज रहेगा। हर एक व्यक्ति ठीक है, यहाँ पे टेम्परेरी है, उसकी जिम्मेदारी टेम्परेरी है और देश काल परिस्थिति के अनुसार उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, सारे कार्यकर्ताओं की सहमति से दी जा रही है और जो समय आता है तो बदलाव होता है। ठीक है ठाकुर साहब, आप देखोगे, ठीक है, हमारे यहाँ पे नई टीम, मैं लौटूंगा खेमचंद जी आपके पास। खेमचंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठाकुर साहब, अभी जब हम इस मुद्दे पर ही चर्चा कर रहे हैं, एक अनौपचारिक खबर मेरे पास आ रही है, वो ये कि आज रात 10 बजे जयपुर में विधायकों के साथ चर्चा हो सकती है, ऐसी खबर निकलकर मेरे पास आ रही है। और साथ ही साथ ये है कि सुबह अशोक गहलोत साहब दिल्ली जा रहे हैं सोनिया गांधी जी से मिलने के लिए और उसके बाद केरल में पहुंचेंगे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। सचिन पायलट साहब पहले से वहीं पर हैं। मुख्यमंत्री का फैसला होने जा रहा है क्या? कल राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलने की कोई सुगबुगाहट है कोई जानकारी आपके पास पुख्ता? देखिए, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप लोग सूत्र है वहां से बता सकते हैं जी। लेकिन ऐसा हो भी तो क्या दिक्कत है, क्योंकि हमारे सभी लीडर हैं, चाहे सचिन जी हो, अशोक गहलोत जी हो, तो सचिन जी तो पहले से पहुंचे हुए हैं यात्रा में, इसी वजह से। जी जी, देखिए यात्रा में लोग जाएंगे, हम लोग भी वहां से केरल से होकर के आए अभी, तो एक बड़ा कदम है देश को हम लोग जोड़ने की, जो ये पंजाब भाषण दिया था कि बोल देना अपने मुख्यमंत्री से कि प्रधानमंत्री वापस बच के जा रहा है। ये क्या घिनौनी बात थी, ये कितनी मतलब बेकार की बातें उन्होंने किया। तो इस ढंग का उन्होंने किया, तो इस ढंग का जो छोटा छोटा उनका ये बेकार की बात है। प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में सील लगाना, ये बेकार की बात है। ये प्रधानमंत्री जी की सोची समझी राजनीति थी। अभी ये पब्लिक रिपोर्ट आई है, सबके सामने आया है कि सीरियसली प्राइम मिनिस्टर की जो सुरक्षा है उसमें खामी थी और उसने राज्य सरकार दोषी है, राज्य सरकार ने इसमें इग्नोरेंट रोल प्ले किया। लेंगे जब केंद्र में सरकार है तो आप कुछ भी निकाल देंगे ना भाई साहब। आप को नहीं दिख रहा है, कभी आपने ऐसा देखा है कि फ्लाईओवर पे इतिहास कायम हो गया या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को घंटे रोक के रखें, ऐसा हो सकता है? इस देश में यह भी एक इतिहास बन गया कि आप जिन जिन राज्यों में कांग्रेस समर्थित सरकार है, आपने वहां ईडी का प्रयोग धड़ल्ले से किया और लोगों को, हमारे विधायकों को डराने का काम किया कि तुम मेरे आओ। आज गोवा की स्थिति देख लीजिए, आज मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, आपने किस तरह से सरकार को छीनने का काम किया। यह देश की राजनीति के लिए कभी भी शुभ संकेत नहीं है। जब जब डेमोक्रेसी में इस ढंग की बातें आएगी, देश बर्बादी की ओर जाएगा। देश तो कंगाली की ओर जा रहा है। एक आदमी, वह अडानी जी, आप हर बिजनेस को शो करते हैं कि मेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, घाटे में जा रहे हैं। और एक मिनट, कांग्रेस सत्ता में बना या बीजेपी की बना? अंबानी जी आज मोदी के साथ नहीं बना,
कांग्रेस ने उनको नहीं बनाया। गांधी जी के साथ सम्मानी भोजन करते थे, नहीं करते थे? राजीव गांधी जी के साथ अलग चीज है। नहीं थी? भोजन करना, देखिए सिंह राव साहब के साथ उनकी दोस्ती थी या नहीं थी? अर्थव्यवस्था में, लेकिन इस ढंग से मनमोहन सिंह जी के समय अंबानी का गरीब थे। पूरे देश की जनता की पैसा को एक आदमी को समर्पित कर देना, यह कहाँ का न्याय है? प्रधानमंत्री जी को इस चीज का जवाब 2024 में देना पड़ेगा खेमचंद भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अपने सही रास्ते पे जा रही है, आप उसकी चिंता मत करिए। आप कम से कम देश में जितने बेरोजगार की फौज तैयार हो गई है उसको रोजगार देने का काम करिए, जो भी व्यवस्था चरमरा रही है तो ठीक करने का काम करिए, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ठाकुर साहब, एक सवाल और, जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर तो चीजें आगे बढ़ी रही हैं, ये राजस्थान वाले सीएम पद को लेकर भी पेच फंसा हुआ है? कहीं कोई पेच नहीं है। देखिए, यदि रात को विधायकों के साथ अनौपचारिक बैठक की खबरें आ रही हैं निकलकर, मुख्यमंत्री जी सुबह सोनिया गांधी जी से मिलने जा रहे हैं, सचिन जी पहले से केरल पहुंचे हुए हैं, आप कह रहे हैं पेच नहीं है? विधायक, देखिए विधायक मुस्कुराहट आपकी बता रही है, बोलिए ना बोलिए, मुस्कुराहट आपकी बता रही है, लेकिन हम उम्मीद आपसे करते हैं आप बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से ही चाहे अपनी राय रखें, लेकिन दर्शकों के सामने बिल्कुल सटीक बात रखेंगे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। विधायक मंडल की जो बैठक होती है उसमें निर्णय होता है कौन मुख्यमंत्री होंगे। माननीय अशोक गहलोत यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनके बाद कौन होगा, विधायक मंडल तय करेंगे और वो मैसेज देंगे कि भाई हम लोगों ने इनको चुना है। तो इस ढंग से बातें आएगी फ्लोर पर और फिर देखा जाएगा। यही बात है, और तो कुछ है नहीं अभी ऐसा। मतलब कोई बहुत बड़ा पेच वाला विषय नहीं है कांग्रेस के लिए राजस्थान का नया मुख्यमंत्री तय करना? कुछ नहीं, जो विधायक दल के नेता सभी विधायक मिलकर चुनेंगे वो बनेंगे। ठीक है नीरज जी, कोई पेंच नहीं। ठीक है नीरज जी। मैं इस पे बात करना चाहूंगा आशीष भाई, खेमचंद भाई के पिछली बातों पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 8 सालों में जो ही विपक्ष आम जनता कोई भी अगर बात पूछती है किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो तुरंत ये बोला जाता है कि राष्ट्र हित में है, उसको हम लीक नहीं कर सकते। खेमचंद भाई, जनता भी जानना चाहती है कि क्या मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो विदेश यात्रा पे जाना शुरू किए हैं, या 2014 से पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सभी विदेश यात्रा किए हैं और वहां से आने के बाद पब्लिक को बताने के लिए ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने आने का काम किए हैं? नहीं किए हैं। यह देश की जनता भी जानना चाहती है। विपक्षी दलों को छोड़ दीजिए, हम जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन आपके हर एक चीजों को यह कहना कि नहीं इस चीज को हम पब्लिक डोमेन पे नहीं लाएंगे, जो बातें हुई वो बातों को आप देख लिए, उतने पे कर लिए, ऐसे नहीं होता है। ये नहीं है कि देश के नीति निर्धारक अगर आप हैं, देश संविधान से चलता है, संविधान में हर एक चीजें उल्लिखित है। देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, इनसे पहले अनेकों प्रधानमंत्री हुए गए। तो ये सब चीजों को आप देखकर देश को भरमाते रहेंगे, आपसे जो ही बोलेंगे तो आप रोक देंगे, ये सब नहीं होता है। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे नीरज जी, मैं खेमचंद जी से भी जवाब लूंगा आपके सवाल का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चीज जो अभी मैंने बताया कि एक जानकारी निकल के आ रही है, हालांकि अभी अनौपचारिक जानकारी है, आधिकारिक तौर पे पुष्टि होने का इंतजार है। अगर अशोक गहलोत साहब दिल्ली के लिए निकल रहे हैं कल सुबह, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष का सफर वो कल सुबह से तय करने हो सकता है निकलें। तो ये पीछे राजस्थान की कमान जिसके भी हाथ में जाएगी, आपको लगता है चुनाव भी सिर पर है राजस्थान में, मामला संभल पाएगा कांग्रेस के लिए? देखिए, अब यहाँ पर तो एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह ही मैं बात करूंगा। यहाँ पर अगर अशोक गहलोत जी को हटाकर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और गलती से कहीं यह चुनाव नहीं जीत पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तब गहलोत जी का क्या होगा, यह भी सोचने वाली बात है। न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, लेकिन युवा चेहरा के तौर पे सचिन पायलट को लाना वहां पे जरूरी होगा, और सचिन पायलट उस चीज को संभाल भी लेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर गहलोत जी रहते हैं तो स्थितियां मैनेज भी हो जाएंगी। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अध्यक्ष कोई और है, सपोर्टिंग में अगर राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी से ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष का एक अंदर से ऐसा अदक और डर बना हुआ है, क्योंकि वह कुछ भी बोलेंगे देश के अंदर
सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर कटाक्ष किया गया है तो वो एकमात्र नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी पे भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक पानी पी पी कर ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करके बोला गया है कि शायद राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं पीछे रह के पूरी बैटिंग करूं पॉलिटिकल रूप से। वो बार बार ये कहते हैं कि पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने की जरूरत थी कांग्रेस के बड़े और पुराने नेताओं को, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं। वो सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से सरेंडर कर गए बीजेपी के सामने, बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने, और इसलिए मुझे अकेले ही संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तो जग जाहिर बात है ना। जी जी जी, 3 साल में आपकी बातें अक्षरशः सत्य है। 3 साल में राहुल गांधी ने यह भी देखा और दिखाया भी कि भारत को चाहिए क्या, युवाओं को चाहिए क्या, देश की जनता को चाहिए क्या। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं रहते हैं तब भी कांग्रेस मजबूत ही रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का अब क्रमशः शुरू हो चुका है। इनका जो आया था 10 साल अपना रह लिए, अब जितना इनको बोलना है, जो एकमात्र इनके नेताजी हैं, वो नेताजी भी इस चीज को, उनके भाषणों में भी यह चीजें स्पष्ट हो रही है। और इनकी नीति निर्धारक जो हैं वो अभी देख रहे हैं कि उलू जुलू हरकतें कर रहे हैं। किसी भी चीज को हटाकर कहां से कहां, जिस देश में ऐसे हालात पैदा हो गए हो आशीष भाई कि हर 2 घंटे पे मुद्दे बदल रहे हो, अब वह देश किस तरफ जा रहा है और कितना अंदर तक जाएगा यह भी सोचने वाली बात है। और इस पे सोचना सबको है और राहुल गांधी बहुत बढ़िया बैकअप देंगे। ठीक है नीरज जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस अब नए अध्यक्ष का इंतजार कर रही है, और ऐसे में अगर अशोक गहलोत का नाम आगे बढ़ जाता है और अशोक गहलोत नए अध्यक्ष होंगे तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।